जय श्री ओम नमस्तेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सबसांगं कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित है चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परमभाव प्रकाशक न्याय चक्र व्यवहार न्याय के भेद प्रभेद, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी। हमने व्यवहार न्याय के उक्त 4 भेदों का स्वरूप भली भांति पढ़ा और उसकी परिभाषाएं देखी, उसके विषय वस्तु के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगामी जो है हमें वो पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 124 पेज नंबर निकाल लीजिए परमभाव प्रकाशक न्याय चक्र का। क्या कह रहे हैं कि व्यवहार न्याय के उक्त भेद प्रभेदों के स्वरूप और विषय वस्तु के विशेष स्पष्टीकरण के लिए विशेष विस्तार और गहराई में जाने से पहले नए प्रयोगों में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उनके मर्म को समझने के इच्छुक आत्मार्थी जनों से अनुरोध है कि उक्त नयों के स्वरूप और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले उल्लिखित शास्त्रीय उदाहरण का गहराई से अध्ययन कर लें। अपन ने पीछे जो बताए गए हैं वो क्या है, वो शास्त्रीय उद्धरण है। और आगामी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, भेद प्रभेदों की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमें और भी जानकारी आगे मिलेगी। उससे पूर्व ये जो हमने 4 भेद प्रभेद पढ़े हैं उसकी जानकारी भली भांति हम अपने आप को प्राप्त कर लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। तो उससे पहले की कह रहे हैं कि नए प्रयोगों में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए, नए प्रयोग में प्रवीणता मतलब कि आप कौन सी बात किस नए से कही गई है इस बात को भी आप बराबर जानते हो, बता सकते हो। नए का प्रयोग मतलब अब लिखी हुई बात में कौन सा नए लगेगा ये हमें आता है, इसको कहते हैं नए का प्रयोग। और उसमें प्रवीणता मतलब और महारत हासिल करना कि हमें सारे नए प्रयोग आते हैं, कौन सा नए कहाँ लगता है हमें ख्याल में है, इसको कहते हैं नए प्रयोग की प्रवीणता, ठीक है, इससे महारत बना। अच्छा, व्यवहार न्याय के उक्त भेद प्रभेद लिखा है, तो आप में से कौन बताएगा कि भेद और प्रभेद में क्या अंतर होता है, या फिर भेद और प्रभेद का मतलब क्या होता है? भेद किसे कहते हैं, प्रभेद किसे कहते हैं? एक द्रव्य में उनके मतलब अलग अलग नहीं, ये वो वाला भेद नहीं। भेद मतलब जैसे कि आत्मा के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। भेद मतलब है प्रकार। तो व्यवहार न्याय के भेद और प्रभेद मतलब क्या? व्यवहार न्याय के भेद और प्रभेद यानी व्यवहार न्याय के प्रकार कितने हैं? व्यवहार न्याय के प्रकार 4। हाँ, तो अब यहाँ पर भेद और प्रभेद का मतलब ये है कि व्यवहार न्याय के 2 भेद होते हैं और 4 प्रभेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, भेद को प्रभेद, हाँ, उत्तर भेद को प्रभेद कहते हैं। एक होता है पहला भेद और उस पहले भेद के भी 2 भेद, उन 2 भेदों को कहेंगे उत्तर भेद, और उत्तर भेदों को प्रभेद कहा जाता है। जैसे कि कहते हैं ना प्रकृतियाँ कितनी हैं? नहीं, हाँ, मतलब मूल प्रकृतियाँ कितनी है? 8 है। उत्तर प्रकृतियाँ कितनी है? ऐसा उत्तर प्रकृति मतलब प्रकृति का भी उप प्रकृति,
जैसे झाड़ बनता है तो झाड़ का एक तना, फिर एक डाली, डाली से और छोटी छोटी दूसरी डालियाँ डालियाँ, निकलती हैं। तो मेन डाली और तो दूसरी डालियाँ निकलती, उसको प्रभेद या उप प्रकृति इस प्रकार कहते हैं। उत्तर भी। तो भेद कितने हैं? भेद कितने हैं? 2। प्रभेद कितने हैं? 4। ठीक। उक्त उद्धरण, उद्धरण मतलब किसे कहते हैं? उदाहरण। नहीं, उदाहरणों फिर में- उदाहरण को उद्धरण नहीं कहते। उदाहरण से- उद्धरण किसे कहते हैं? नहीं यार, आपको पता है उद्धरण, अपन ने पढ़ा ना शब्द, शास्त्रीय उद्धरण। आखिरी पंक्ति देखो, उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से अध्ययन कर लें। उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित, उद्धरण मतलब उल्लेखित शास्त्रीय उदाहरणों का गहराई से- हाँ, शास्त्र में ये बात कहाँ कही गई है, उस शास्त्र प्रमाण को उद्धरण कहते हैं। शास्त्र प्रमाण। ठीक है, कि अब ये उद्धरण के तौर पे हम ये सूक्ति दे रहे हैं, तो उद्धरण मतलब ये बात उस शास्त्र में आई है और वो बात हम कह रहे हैं, तो शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं हम, उस शास्त्रीय प्रमाण को कहते हैं उद्धरण। तो यही बात, उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से मतलब शास्त्रीय प्रमाणों का, शास्त्र में ये जो नयों लिखा की है, बात कहाँ आई है। जो शास्त्र में लिखा है उसका प्रमाण के समान। हाँ, उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित विषय वस्तु के हृदयंगम कर लेने के बाद तत्संबंधी गंभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोध गम्य होगी। अब आगामी जो चर्चा होगी वो गंभीर होगी और विस्तृत होगी, परंतु वो बोधगम्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने पुरानी बातें पढ़ ली हैं। शास्त्रीय उद्धरण, चारों नयों के शास्त्रीय उद्धरण हम पढ़ चुके हैं। अब हमें आगामी चर्चा ज़्यादा कठिन किसको लगे कठिन? जिसने ठीक से नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से पन्ने पलटा के एक बार पढ़ लेना। अपन जितनी बार, उसको बार-बार रिवीजन करना हाँ, पड़ेगा। जितनी बार हम रीडिंग करेंगे उतनी बार आपको बार बार ध्यान में आएगा। और आपने रीडिंग करना छोड़ दिया तो वो आप भूल जाओ, एक गारंटी है। हम भी पढ़ते हैं कक्षाओं में, तो हम ये सोचते हैं कि कक्षा में जो पढ़ाया है पढ़ लेंगे एक बार में पूरा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर जो कक्षा में पढ़ाया है वो बात आप उसी दिन पढ़ लो समय निकाल के, तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है पत्थर की लकीर, वो नहीं मिटती। और आपने ये आलसी करके कि एक आध दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद पढ़ लेंगे, फिर वो पढ़ नहीं पाते। और दूसरा पढ़ते भी हो तो वो याद नहीं हो पाता कि इस बात पे क्या बात कही थी या ये बात किस तरह समझाई थी। ये वास्तविकता मैं उदाहरण यानी उदाहरण समझ रही हूँ। नहीं, उदाहरण नहीं है, प्रमाण। शास्त्रों का प्रमाण। ठीक है, अब देखो, यह दावा करना तो संभव नहीं है कि उक्त उद्धरणों के रूप में जिनवाणी के समस्त सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है। ये गारंटी नहीं है कि सारे ही नए प्रयोग आपको उन उद्धरणों में दिए हैं। जो उद्धरण अपन पहले पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सारे उद्धरण प्रस्तुत कर दिए हैं, ये दावा तो नहीं है। पर यह बात अवश्य है कि यहाँ पंचाध्यायी के वर्णित व्यवहार नयों के स्वरूप और विषय वस्तु को छोड़कर अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य किया गया है। पंचाध्यायी अब नवीन छपने वाला है, इसका संस्मरण मतलब नवीन संस्मरण बनेगा, संस्करण। तो उसमें अभी गोष्ठी हुई थी और विचार हुए थे, विमर्श हुए थे। पंचाध्यायी का पूरा ग्रंथ छपेगा। पंचाध्यायी में सिर्फ नए नहीं हैं, पंचाध्यायी में बहुत कुछ है। पंचाध्यायी का एक पार्ट है नए, इसलिए कहते हैं पंचाध्यायी के नए। पंचाध्यायी एक ग्रंथ का नाम है, जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक एक ग्रंथ का नाम है, हमारे पंडित ने लिखा है एक ग्रंथ, ऐसे ही पंचाध्यायी एक ग्रंथ है जो कि पंडित ने लिखा है, पांडे राजमल जी, तो उन्होंने लिखा है। ठीक है, और पांडे यहाँ क्या है? पांडे सरनेम नहीं है, पांडे मतलब पंडित। ठीक है, पंडित
यहाँ अरे सरनेम यार है। पांडे सरनेम है हमारी नहीं। बेटी का सरनेम। पांडे राजमल, क्योंकि पांडे आगे लगा रहे हैं ना, हाँ तो पांडे राजमल जी, पंडित राजमल जी, ठीक है। और पंडितों के और नाम होते हैं, पांडे, बाबू, बाबू युगल जी। तो पंडित नहीं लिखते थे, क्योंकि पंडित किसको कहा जाता है? पंडित किसको कहा जाता है? विद्वान को। पंडित अरिहंतों को कहा जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि हम पंडित नहीं हुए, हम बाबू हैं। बाबू भी मतलब थोड़ा जानकार, उसको बाबू, तो वो अपना बाबू युगल जी था। हाँ, वो बाबू युगल जी था, ठीक है। तो ये अपने पंडित ने लिखा है। पंचाध्यायी ग्रंथ बहुत जल्दी प्रकाशित होगा, आप पढ़ना, ठीक है। तो पंचाध्यायी पुराना है वो। अभी नया छपेगा, उसमें बराबर, और उसकी अभय जी ने, राकेश जी नागपुर ने थोड़ी अच्छे से व्याख्या की, सरल कर दिया। सरल। देखो, तो ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि उक्त उद्धरण जो दिए गए हैं, तो पंचाध्यायी के नयों को छोड़कर शेष सारे व्यवहार नए की बात लगभग ले ली है। आगे देखो, पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर है। पंचाध्यायी की प्रयोग कैसे हैं? कैसे हैं? आप लोग बोला करो ना सर, धारा से यानी सब ये व्यवहार से हटकर, ये जो अपन बताया ने है, व्यवहार में पढ़ा है, उससे औपचारिक, असद्भुत, सद्भुत, इनसे हटकर है। अलग। हटकर है, लिखा है ना। अब हिंदी भी लिखी है, हिंदी से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो प्रयोग धारा से कुछ हटकर, ये धारा से कुछ हटकर, ठीक है, आपका ध्यान यही होना चाहिए। पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर हैं, अतः उन पर यथास्थान अलग से विचार किया जाएगा। कहाँ है? इसके जस्ट आगे वाला अध्याय पंचाध्यायी में, ठीक है, वहाँ प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्नोत्तर के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन। व्यवहार नय के पूर्वोक्त भेद प्रभेदों का स्वरूप और विषय वस्तु को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस प्रकार सर्व प्रभुता संपन्न अनेक देशों के समुदाय रूप यह लौकिक विश्व है। लौकिक विश्व कैसा है? अनेक देशों को मिलकर, लौकिक विश्व अनेक देशों को मिलकर, अनेक को इकट्ठा करके एक देश बनाना। ये जो अपने 7 कॉन्टिनेंट है, हिंदी में क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट को? 7 ऐसे महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, और फिर सागर है, महासागर है। तो ये जो, हाँ, ये जो हमें आजकल भौतिक विज्ञान में जो बताया है विश्व, वो कैसा है? लौकिक विश्व। तो देखो ये क्या है, यानी उसमें ये आएगा क्या? अमेरिका, अफ्रीका, सब। ऑस्ट्रेलिया, ये सब आ हाँ, जाएगा। सब। जिस प्रकार सर्व प्रभुता संपन्न अनेक देशों के समुदाय रूप यह लौकिक विश्व है। अनेक देशों का समुदाय क्या है? भारत है, फिर अमेरिका है, फिर इंग्लैंड है, ये सब क्या है? अनेक देश हैं। इन देशों का समुदाय मिलके क्या बना? विश्व बना। पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त अनेक देश, शास्त्र के हिसाब से अलग है ना, शास्त्र के हिसाब से। इन लौकिक की बात कर रहे हैं, लिखा है ना लौकिक विश्व। पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयां हैं। इस विश्व की इकाई, इकाई मतलब एक देश, अंश। तो विश्व के अंश कैसे हैं? एक देश एक विश्व का अंश है। तो कह रहे हैं स्वतंत्र देश जो हैं वो सब अलग अलग इकाई हैं, ठीक है, अपने अपने में पूर्ण है। प्रत्येक इकाई अपने में परिपूर्ण है, अखंड है, पूर्ण स्वतंत्र है। अब एक देश है, वो देश अपने आप में कैसा है? पूर्ण है, स्वतंत्र है, वो अपने आप में एक है, इसलिए वो इकाई है। ऐसी इकाइयों को मिलकर के विश्व बना है। कितने देश हैं टोटल? 192 या 94, 94। छोटे मोटे तो याद नहीं। हाँ, तो इतने देश हैं। ये देश, ये पूर्ण स्वतंत्र अपने आप में इसको में परिपूर्ण। जगह पढ़ाया जाता था ना, इतने जगह नहीं,
देश मलेशिया, अंडमान निकोबार जैसे देश, पूरे विश्व में कितने देश हैं? काठमांडू के ऐसे अलग-अलग देश। इस प्रकार सर्वप्रभुता संपन्न अखंड अनंत अनंत द्रव्यों के समुदाय रूप यह अलौकिक विश्व है। विश्व है। अब अलौकिक विश्व कैसा है अपना? कि सर्वप्रभुता संपन्न अखंड एक इकाई द्रव्य ऐसे अनंत द्रव्यों को मिला करके एक विश्व बना। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यही कह रहे हैं कि अनंतानंत द्रव्यों के समुदाय से यह अलौकिक विश्व बना है। अनंतानंत द्रव्य इसकी इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई, प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, अखंड है, स्वतंत्र है। जिस प्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वह खंडित नहीं होता, उसी प्रकार द्रव्य रूपी देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वो खंडित नहीं होता। ये पूरी भूमिका किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है? नए के लिए, नयों के लिए। उस व्यवहार नय के लिए, सद्भुत व्यवहार नय के लिए, कि वह सद्भुत व्यवहार नय ऐसा है। वो कैसा है? अखंड द्रव्य के भेद करके उसको बताता है। ये देखो आगे। भेद करके बताता है। जैसे भारत अब देश- आपको उदाहरण से सिद्धांत ध्यान में आना चाहिए। अपन पढ़ेंगे अभी एक पेज और, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये बात किस नय के लिए कही जा रही है। जैसे भारत देश एक है, उसके में अलग अलग प्रांत है। हाँ। ये ऐसा ये सद्भुत व्यवहार है, सब क्योंकि वो भारत में पाया जाता है, पाया इसलिए जाता सद्भुत है। है। देखो, जिस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियाँ और अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, पर उन शक्तियों व्यवस्थाओं के कारण देश की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभुता संपन्न प्रभावित नहीं होती। प्रभु संपन्नता मतलब पता है ना? परिपूर्णता। अब देश प्रभु संपन्न है, मतलब हाँ सब भरा पड़ा है, भरा पड़ा। उसमें खाने को भी है, रहने को भी है, पीने को भी है, हाँ बोने को भी है, उगाने को भी है। भरा पूरा- हर जगह हर चीज़ व्यवस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा? भरा पूरा देश। परिपूर्ण, प्रभु संपन्न। ठीक। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियाँ होती है और उनकी अनंतानंत अवस्थाएं भी होती हैं, पर उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। किसी देश की अखंडता या प्रभु संपन्नता तब प्रभावित होती है जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करता है, उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की अखंडता और प्रभु संपन्नता तभी प्रभावित होती है जब कोई अन्य द्रव्य उसकी सीमा में प्रवेश करे या उसकी अवस्थाओं में हस्तक्षेप करे। जिस प्रकार द्रव्य अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर शासन प्रशासन व्यवस्थाएं की दृष्टि से अनेक प्रदेश, जिले, नगर, ग्राम आदि में तथा भाग विभाग में भेद जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर समझने समझाने आदि की दृष्टि से, समझने समझाने की दृष्टि मात्र से भेद किए जाते हैं। व्यवस्था के लिए भेद किए जा रहे हैं, ना कि समझ में आए। जैसे भारत है तो भारत में व्यवस्थाएं बने इसलिए ग्राम नगर आदि के भेद किए, पहले राज्य फिर नगर फिर ग्राम आदि भेद करे ताकि व्यवस्था बन सके। इसका मतलब ये नहीं कि भारत इन टुकड़ों में विभाजित हो गया है, भारत तो अखंड है, पर व्यवस्था के लिए उन्होंने भेद किए। वैसे ही द्रव्य तो अखंड है, पर समझने समझाने के लिए आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, ऐसे भेद किए। ये क्या है? देखो, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर समझने समझाने आदि की दृष्टि से गुण गुणी, प्रदेश प्रदेशवान, पर्याय पर्यायवान आदि से भेदा जाता है। क्या है बात? यद्यपि एक देश की मर्यादा के लिए जाने वाले ये प्रदेश के भेद वैसे नहीं होते जैसे कि दो देशों के बीच होते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि देश की मर्यादा में किए एक देश में जो प्रदेश भेद होता है वो ऐसा नहीं होता। कैसा भेद होता है? प्रदेश भेद है। वो प्रदेश भेद कैसा है? ऐसा है दो देशों के बीच जैसा भेद है, सीमा ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? दो देश है, दो देशों के बीच में जैसा भेद है
वैसा भेद एक देश के अंदर प्रदेशों में होता है क्या? दो देशों के बीच में बिल्कुल अलग है, वो अलग ही देश है, हमारा देश अलग है बिल्कुल, पर एक देश में प्रदेशों के बीच में ऐसा भेद नहीं होता कि बिल्कुल मध्य प्रदेश बहुत अलग हो गया और उत्तर प्रदेश बहुत अलग हो गया। सब में गाड़ियाँ चल रही है आपस में, और ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री वॉल बनी हुई हो, कुछ नहीं है। एक सिर्फ दिखाने के लिए मैपिंग की गई है कि भैया ये हरदा राज्य है, हरदा जिला है, वो अंत है यदि मध्य प्रदेश का, तो हरदे जिले की जितनी बाउंड्री होगी वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री कहलाएगी, ना कि वो दीवार खड़ी कर रहे। परंतु दो देशों के बीच में यदि भेद करना है तो वास्तव में वो बहुत बड़ी दीवार खड़ी करते हैं, तार फेंसिंग करते हैं, आर्मी लगाते हैं, सब करते हैं कि नहीं करते? वैसा महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में होता है क्या? नहीं होता ऐसा। पंजाब वाला कर रहे हैं, पंजाब वाला कर रहे हैं। हाँ, वो अपन उस मुद्दे में नहीं जाएंगे, पर ये कह रहे हैं, देखो यद्यपि एक देश की मर्यादा के लिए किए जाने वाले ये प्रदेश के भेद वैसे नहीं होते जैसे कि दो देशों के बीच होते हैं, तथापि ये भेद सर्वथा काल्पनिक भी नहीं होते। अच्छा, ये भेद वैसा भेद नहीं है कि दीवार खड़ी कर दी, पर ये भेद काल्पनिक भी नहीं है, ये सही है, ये भेद भी सही है। आप गुजरात से हो तो आपको व्यक्ति देख के पता चल जाता है गुजराती है, तो हम बोलते हैं आप गुजराती हो, मतलब आप किसी और प्रांत के हो और किसी और प्रांत में आए हो, फिर आप परिचय दो कि हम गुजराती हैं, आपकी बोली समझ में आ जाता है कि आप गुजराती। हाँ, तो भेद नहीं होकर भी भेद है, क्योंकि वहाँ का भोजन अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, पहनावा अलग है, हाँ, और रहना सहने का ढंग अलग है। और उसी तरफ आप तमिल चले जाओ, केरल चले जाओ, उनका पहनावा अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है। तो भेद नहीं होकर के भी भेद है, ये कह रहे हैं कि भेद हैं पर वैसे भेद नहीं है, बिल्कुल अलग है। भेद के प्रभेद है। हाँ, भेद के प्रभेद भी हैं, पर ये मिलकर एक भारत बनता है। मतलब ये आपको वही आत्मा समझाया जा रहा है जिस आत्मा में आप आगे चलकर ज्ञान दर्शन आदि भेद करोगे। तो वो भेद कैसे हैं? क्या वो भेद ऐसे हैं कि पुद्गल और जीव में भेद वैसा भेद है? नहीं, वो तो अलग ही है। आत्मा का ही भेद, आत्मा में वो भेद होकर के भी भेद नहीं है। तो अब वो भेद ये नहीं है कि इसको अलग रख दिया जाए, लेकिन ऐसा भेद भी है कि ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान दर्शन नहीं है। पर ज्ञान का रूप दर्शन में पाया जाता है, दर्शन का रूप सुख में पाया जाता है, चारित्र में पाया जाता है। ज्ञान एक में दूसरा ज्ञान है। और सर्व गुणों में अतत भाव है। अतत भाव मतलब यानी बिल्कुल एक गुण का दूसरे गुण में अभाव। मतलब ज्ञान कभी दर्शन के साथ रह के दर्शन नहीं हुआ, या दर्शन कभी सुख के साथ रह के सुख नहीं हुआ, दर्शन वो नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि गुण गुण में रहते हैं, गुण गुण रूप रहते हैं। एक गुण उस गुण रूप रहता है, ये है अतत भाव। परंतु एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है, ये बात अलग है, ये बात अलग है, सूक्ष्मता है थोड़ी, सूक्ष्मता है थोड़ी। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये कथन अलग है, और एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है, ये बात अलग है। पहले वाली बात क्या है कि ज्ञान कभी दर्शन नहीं होगा, ज्ञान ज्ञान ही होगा, दर्शन दर्शन, और दर्शन में उसकी छाया है। हाँ, परंतु ज्ञान के अंश दर्शन में होंगे। मतलब ज्ञान कभी दर्शन नहीं होगा, परंतु दर्शन में ज्ञान का रूप दिखाई देगा। तभी तो जैसे ज्ञान है तो ज्ञान सर्व गुणों को जान रहा है, ठीक है, सर्व गुणों को ज्ञान जान रहा है, और तो मतलब ज्ञान में सारे गुण झलक रहे हैं, तो उनमें ज्ञातृत्व होगा तभी तो वो जान रहा है। तो ऐसा ज्ञान का रूप सब गुणों को पाया जाता है। सुख का रूप ज्ञान में पाया जाता है, तभी आपको ज्ञान होके सुख
की प्राप्ति होती है। सुख का अंश ख्याल में आता है। ज्ञान मुझे सुख हो रहा है। अरे अपने आप प्रश्न का उत्तर मिल गया तो अंदर से खुशी हुई, कोई तो सुख की। हाँ, अच्छा मुझे सुख हो रहा है, ये भी तो ज्ञान जान रहा है। ज्ञान का। मतलब मैं सुखी हूँ, मुझ में दर्शन है, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये भाव होते हैं जो वो अलग अलग है, वो अज्ञान में होते हैं। वो अलग है, उसको ज्ञान जानना है। ठीक है, ये बात यहाँ कही जाए। देखो, उसी प्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेद आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप न होकर अतत भाव रूप होते हैं। देखो फिर से पढ़ता हूँ। अतत भाव, यद्यपि एक देश की मर्यादा के लिए, अतत भाव का एक बार हाँ बता रहा हूँ, यद्यपि एक देश की मर्यादा में किए जाने वाले ये प्रदेश के भेद वैसे नहीं होते जैसे कि दो देशों के बीच होते हैं, तथापि ये भेद सर्वथा काल्पनिक भी नहीं है। उसी प्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेद आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप ना होकर अतत भाव रूप है। अतत भाव रूप मतलब द्रव्य में है परंतु मिलते नहीं हैं एक दूसरे से, भिन्न भिन्न। जैसे कि द्रव्य कहते हैं ना, द्रव्य जब साथ रह रहा है इतना साथ में, फिर भी कभी जीव पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल जीव नहीं हुआ, तो ये ऐसा कहा जाता है। तो उसका यहाँ पर ऐसा अर्थ है। लिखा है कि अखंड द्रव्य में गुण पर्यायी भेद करना मुझे अतत भाव। नहीं, अतत भाव का वास्तव अर्थ ये है, क्योंकि प्रवचन सार में आया अतत भाव, उस रूप होने का अभाव। ठीक है, मतलब कि गुण जो है वो किसी और रूप नहीं होता। उस रूप हो जाएगा तो फिर गिनती अलग है। हाँ, गिनती कैसे है? अनंत गुण एक साथ रह कर के भी अलग अलग रहते हैं, इसको कहते हैं अतत। अनंत गुण एक साथ रह कर के भी भिन्न भिन्न रहते हैं, मतलब एक गुण का रूप दूसरे गुण में, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसको कहते हैं अतत। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसको कहते हैं अतत। जैसे कि द्रव्य साथ में रह कर के भी अपनी अवस्था को नहीं छोड़ते। अनादि से पुद्गल और जीव साथ में है कि नहीं है, तो कब जीव पुद्गल हुआ और पुद्गल जीव हुआ, तो उन दोनों के बीच, द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, गुणों के बीच में अतत भाव। इसमें पहले तूने लिखाई थी, ये परिभाषा गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, पर वास्तविक अगर एग्जैक्ट परिभाषा देखें तो ऐसी है। आपने क्या कहा? इसमें लिखा एक अखंड द्रव्य में गुण पर्याय भेद करना, और भेद अपन ने कहा ना, अनंत द्रव्य अनंत गुण, वो गुण रूप रहते हैं। अनंत गुण एक साथ रहकर भी भिन्न भिन्न रहते हैं। ये है उसके आगे की बात, ये अलग है। ऐसा उसके आगे जोड़ रहा है ऐसा। ठीक है, चल देखो, दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, विभाजन रेखा होती है, दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंताभाव रूपी होती है। होती है कि नहीं होती? अच्छा, अत्यंताभाव है और अन्योन्या भाव है, इसमें क्या अंतर है? अत्यंताभाव बिल्कुल भिन्न अलग है। और अन्योन्या भाव से जुड़ा हो। नहीं, उससे वो उस रूप नहीं। अरे अलग अलग है ना, अन्योन्या भाव। अरे जो ज्ञान गुण है वो दर्शन गुण नहीं, दर्शन गुण है वो ज्ञान गुण नहीं। बोलो, किसको याद है? सब दोनों ने गलत बोली। ये तो चार भाव के नाम बोलो। प्राग भाव, दर्शन अन्य भाव, अब याद आया अन्योन्या भाव? अन्योन्या भाव किसे कहते हैं? उस रूप नहीं होते, अन्योन्या भाव। अरे एक मूल बात, पुद्गल, अन्योन्या भाव मात्र पुद्गल पर घटित होता है। एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव, सीधी सीधी बात लिखी है, उसमें भी लिखी है, जिसकी आप बता रहे हो उसमें लिखी है, एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव,
इसको अन्योन्याभाव कहते हैं। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, इसको अत्यंताभाव कहते हैं। एक उद्गत द्रव्य का दूसरे उद्गत द्रव्य में अभाव है। तो उद्गत द्रव्य तो एक उद्गत ही है। जैसे नमक और शक्कर में दोनों में अलग अलग है, अभाव है तो वो मैं ये कि हाँ वो तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी एक बार आप वो पढ़ो, जैन लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं, हाँ लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ये और पुस्तक अपने पास रखी है, आज मैं पढ़ रही थी, प्रश्नोत्तर है, उसमें से बहुत सूक्ष्म बातें आई हैं। हाँ लघु वो मैं लेके आया था प्रश्नमाला। मैं वो कह रहा हूँ लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, 150 प्रश्न मात्र हैं। उन 150 प्रश्नों में आपको जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं ना, सारी बातें उसमें व्यवस्थित लिखी हैं और उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो भी प्रवेश लेता है जैन धर्म की बातों में, उनके लिए गोपालदास बड़ैया की जो सिद्धांत प्रवेशिका है, हाँ बड़ी किताब है, उसका छोटा भाग है, उसका छोटा भाग। तो वो और आपको चाहे पढ़ना हो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़ा सकता हूँ। आप लोगों को अगर इच्छा तो दिखाई अरे नहीं, आपके घर वालों की कह रहा हूँ, उनको पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं, मेरे को ये बताओ। जिनवाणी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी को, कि सब पढ़े हुए हैं, कुछ भी नहीं आता, तो हम वही तो कह रहे हैं कि हम ABCD पढ़ाने को भी तैयार हैं, पर वो आने को तैयार नहीं है। वो आए जब तो पढ़ाया, किसको पढ़ाया नहीं आ जाएंगे, ये थोड़ा हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे समय नक्की कर लो, आपको जो अनुकूल सबको समय दो, सबको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो समय बोलो उस समय का देना। समय तो बहुत सही है, नहीं सबको कह रहा हूँ, भोजन करना कराना होता है। अभी इस समय भी बच्चे कच्चे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि हमारा ये नहीं आया वो नहीं आया, दोपहर में पढ़ना, दोपहर में पढ़ना। जिसको आना है तो कोई रोक नहीं है, नहीं आना तो हरा पढ़ाने। आप देख लो ना, एक बार आप बात करना कि बहुत शॉर्ट में 4 प्रकार के अभाव होते हैं। कौन कौन से? प्राग भाव, प्रत्यंस्वा भाव, अत्यंता भाव और अन्य भाव। प्राग भाव मतलब क्या होता है कि वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, मतलब अभी जो है वो पहले नहीं था। वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव। तो अब अपन ये सोचते हैं कि काश ऐसा कर लेते, काश ऐसा हो जाता, तो ये सब क्या है? ये पूर्व में बीती हुई बात को आप बदल सकते हो क्या? तो वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, ठीक है। अच्छा, अब है प्रध्वंसा भाव कि वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में तो अब आप ये विचार करते हो कि हमने बहुत पाप किए हैं, तो पूर्व की पर्याय है ना, वो अलग है। वर्तमान की पर्याय का बिल्कुल प्राग भाव, पूर्व की पर्याय। तो मतलब क्या है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछा पीछा सब नष्ट होता जा रहा है, सारी पर्याय नष्ट हैं। तो इससे आप दुखी मत हो कि हमने बुरे काम किए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है, वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। आप आज कुछ हो, कल कुछ और हो सकते हो। आज का लकड़हारा कल का भगवान हो सकता है, केवली हो सकता है। तो वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। जैसे कि भविष्य की पर्याय दूध दही है, वर्तमान की पर्याय दूध है, तो दूध की पर्याय का दही की पर्याय में अभाव। ये कहने का ये तो इससे क्या निकलता है? इससे स्वतंत्रता निकलती है। वस्तु स्वतंत्र, प्रत्येक समय स्वतंत्र है, वो पूर्व आपर की पर्यायों से भिन्न है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आज का हमारा समय हमारे आने वाले समय और हमारे पिछले समय से प्रभावित नहीं है। पर हम जो मान के बैठे हैं कि हमारा पिछला समय खराब है या हमारा आगामी समय अच्छा होगा, सब बकवास है। वर्तमान का कार्य करना हमें जरूरी है। वर्तमान है वो पूर्वापर से अभावित रहित है। वर्तमान, ठीक है।
ये बात समझाई जाती है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि हो जाएगा। कैसे अनादि हो जाएगा? क्योंकि वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव नहीं होगा, तो वर्तमान की पर्याय ही पूर्व की पर्याय होगी। बन जाएगी। जैसे अभी की पर्याय का कल की पर्याय में अभाव नहीं होगा, तो क्या होगा? अभी की पर्याय और कल की पर्याय एक होगी। ऐसे ही अनादि की पर्याय एक होगी। तो कार्य जो है या पर्याय जो है वो अनादि हो जाएगी, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। और अगर प्रध्वंसा भाव नहीं मानोगे तो क्या होगा कि अनंत हो जाएगा, कार्य अनंत हो जाएगा या फिर पर्याय अनंत हो जाएगा। मतलब यही पर्याय अनंत काल तक चलती रहेगी। अगर इस पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव नहीं हुआ तो ये अपन ऐसे मनुष्य बने हैं ना, मनुष्य बने रहेंगे। मनुष्य जिस समय में आप हो उस समय के रहोगे हमेशा, उसी समय में रहेंगे। क्योंकि बदलाव नहीं है। और अनन्य भाव। अब अन्योन्या भाव, एक पुद्गल द्रव्य का उसके गुणों का दूसरे पुद्गल द्रव्य और उसके गुणों में अभाव। तो दो पुद्गल द्रव्य एक साथ रह रहे हैं, फिर भी दोनों के बीच में अन्योन्या भाव है। ठीक है। और अत्यंता भाव मतलब ऐसे उदाहरण अरे जैसे कि ये पुद्गल परमाणु टेबल के साथ रह करके भिन्न भिन्न है, इसको आप नष्ट कर दोगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। स्कंद है तो स्कंद का जब आप वो करते हो, एक सूत्र आता है गुण भेद, पंचमी अध्याय में आता है कि स्कंद भेदाच्च, अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो सूत्र, तो वो सूत्र यही कहता है कि जो स्कंद बनते हैं वो भेद संघाताभ्याम च, भेद संघाताभ्याम च, कि भेद और संघात से क्या बनता है? स्कंद बनता है। और अणु कैसे बनते हैं? भेदात अणु, ऐसा एक सूत्र उसके आगे की साइड, हाँ नहीं भेदात अणु ऐसा कुछ है सूत्र है। तो वो क्या कहता है? भेदाणु तो कोई सूत्र ही नहीं है। तो वो सूत्र कहता है कि जो अणु बनता है वो मात्र भेद से बनता है। भेद मतलब टुकड़े। तो आपने किसी तरफ के टुकड़े कर दिए, टुकड़े करते 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 वो परमाणु बन गया। अब वो परमाणु का नाश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि दो द्रव्यों के बीच में अभाव, वो कितना ही साथ में क्यों ना जुड़े रहें फिर भी परस्पर में, ऐसा यहाँ पे समझाया। अच्छा, दूसरी बात क्या कही है? देखो, अत्यंता भाव, आखिरी वाला। अत्यंता भाव क्या होता है? अत्यंता भाव क्या होता है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य। अब वो 6 द्रव्य कोई से, हाँ, तो भेद संघात से चाक्षुष होता है स्कंद। और आगे भेदात, सही बोला था मैंने? भेदा, मैं भी तो वही बोल रही थी, भेदाणु बोलो। भेदाणु तनु नहीं बोला। भेदात अणु, ठीक है, कि भेद से अणु। चलिए आगे देखते हैं, अपनी क्लास खत्म करते हैं 2 मिनट में। तो दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंता भाव रूप होती है। उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। कि दो द्रव्यों के बीच में कैसी होती है? अत्यंता भाव होता है। उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने हित अहित पृथक पृथक होते हैं। 2 देश हैं, 2 देश अलग अलग हैं, तो अपना देश का लाभ हानि अपना होगा, दूसरे देश का लाभ हानि उसका होगा। उसकी सुरक्षा उसकी है, इसकी समृद्धि इसकी है। इन दोनों में परस्पर में कुछ भी नहीं कि इसकी हानि होगी तो इसकी भी हानि होगी, ऐसा नहीं। हाँ, किंतु एक देश के विभिन्न प्रदेश
जिले नगर ग्राम विभागों के सुख दुख समृद्धि सुरक्षा हित अहित लाभ हानि सम्मिलित होते हैं। लेकिन एक देश के जो प्रदेश और नगर है, इनमें क्या होता है, इनमें यदि देश की हानि है तो नगर की भी हानि है नगर की भी है, और ग्राम की की भी है, सबकी हानि है। देश की सुरक्षा तो नगर की सुरक्षा, ऐसा देश की समृद्धि तो नगर की समृद्धि, तो ये सब जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि ये भेद वास्तविक नहीं, व्यवस्था के लिए किए गए काल्पनिक भेद हैं, पर हैं अवश्य। इनसे सर्वथा इनकार करना भी वास्तविक नहीं। उसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंताभाव स्वरूप होती है, क्योंकि उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने हित अहित पृथक पृथक होते हैं, किंतु एक द्रव्य के प्रदेश गुण और पर्याय के सुख दुख समृद्धि सुरक्षा हित अहित सम्मिलित होते हैं। यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर समझने समझाने की दृष्टि से किए गए भेद वास्तविक नहीं है, पर हैं अवश्य। इस सर्वथा अंकार करना भी वास्तविक नहीं होगा। ये भेद वास्तविक नहीं है, पर भेदों को सर्वथा इंकार करना भी वास्तविक। दोनों बातें हैं, जिसको कहते हैं ना आपके दोनों हाथों में लड्डू, मतलब दोनों बातें सही। शेष चर्चा करें।